अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा और जनरल थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की इन तीन चीज़ों की फॉर द डोमेन्स ऑफ होम्योस्टेसिस यानी ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट डोमेन ऑफ द होम्योस्टेसिस दैट इज द ऑस्मोरेगुलेशन। एंड ऑस्मोरेगुलेशन आपने पढ़ा है कि दिस इज द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड आयंस एंड मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इन द बॉडी, सही है। बट व्हाट वी से कैसे होती है सर, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है, बाहर के एनवायरनमेंट में तब्दीलियां आती हैं लेकिन अंदर के एनवायरनमेंट में तब्दीलियां कैसे मेंटेन मतलब नहीं आने दी जाती ज़्यादा, या कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट के वाटर एंड सॉल्ट्स को बैलेंस किया जाता है। उसमें नंबर वन थिंग इज द वाटर रिलेशन ऑफ द सेल। और ये आपको पता है कि जो वाटर रिलेशन ऑफ द सेल है, सेल पानी तो ज़रूरी है बिकॉज इन द बॉडी इन एवरी सेल द मेटाबॉलिक मशीनरी में जो उसके एंजाइम्स हैं दे वर्क इन द एक्वस एनवायरनमेंट, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई। और इसके अलावा पानी सेल की टर्निटी के लिए, सेल के चीज़ों को मूव कराने के लिए, इधर से उधर वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो इधर से उधर सेल के अंदर या बाहर मूव करने के लिए, और सो कामों में बॉडी की कूलिंग के लिए वाटर इज नेसेसरी, इसमें कोई दो राय नहीं है अल्लाह के फजल से। वाटर रिलेशन ऑफ द सेल, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि हर सेल के अंदर एक सारे सेल में फिक्स क्वांटिटी नहीं है वाटर की, क्वांटिटी के लफ्ज़ अच्छा नहीं, कंसंट्रेशन भी नहीं, पोटेंशियल। तो हर सेल के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी सारों के अंदर सेम नहीं होती। एवरी सेल इज अडॉप्टेड टू अल्लाह के हुक्म से उसके अंदर एक ख़ास कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर पाई जाती है, और वो वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रखना उस सेल के लिए ज़रूरी होता है। बस ये याद रखिए यहाँ तक। मतलब प्लांट सेल के लिए वो तो उसको उसने तो अपने वैक्यूल्स में भी जमा करके अपने आप को टर्जेट रखना होता है, और कुछ ऐसे सेल हैं जो रिलेटिवली बोन सेल वगैरह उनमें थोड़ी सी मिकदार वाटर की कम भी हो सकती है, तो ये एक अलग इशू है। तो एवरी सेल यानी सेल्स मेंटेन द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन स्लैश पोटेंशियल, लफ्ज ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ऑफ द वाटर इन देम, ठीक है, और ये उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ये तो एक जनरल हमने बात कर दी कि ठीक है जी। अब जो ये कैसे होता है सर, यानी पहले हम बात करें प्रॉब्लम क्या आता है। देखो बात ये है कि ये है सेल, ये सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया कि जो मैं ब्लू कलर से ये जो पार्ट्स बना रहा हूँ, ये सारे सेल के अंदर की चीज़ें हैं, यानी ये इंटरसेलुलर कंटेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो बाहर मैं बना रहा हूँ ये वाला, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। और इस टाइम पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये है, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसमें वेरिएशन आती है, थोड़ी बहुत आ सकती है। तो सेल के अंदर भी ये वेरिएशन आ सकती है, लेकिन सेल उसको मेंटेन करता है, मेंटेन। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सर वेरिएशन कौन सी आती है? बाहर पानी बढ़ जाए कंसंट्रेशन डाइल्यूट, बाहर का सोल्यूशन, ये जो बाहर का सोल्यूशन ये डाइल्यूट हो जाए तो क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड हो जाए तो क्या होता है, और ये ना इसको कोई फर्क ना पड़े तो क्या होता है। तो ये बातें अभी हम पढ़ते हैं कि बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। इसमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है, इसमें आम तौर पे एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं, दैट इज द टोनिसिटी। वो क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर, यानी वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर बिट कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशन। हम बात करते हैं कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन में आपस में क्या कंपैरिजन है, किसके अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसके अंदर कम है। तो ये आपको बताना चाहिए। याद रखें जब भी टोनिसिटी का लफ्ज लिखना है तो आपने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, देखें ये एक हमारे मेरे पास एक मतलब 3 डिफरेंट कंटेनर हैं। आपको पता है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो इसको कंपनसेट कर लीजिएगा। तो जो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इस सेल को मैंने यहाँ रख दिया है एक एनवायरनमेंट के अंदर, और जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है फर्क किया
खैर मैं वैल्यूज नहीं लिखता। और सेल के बाहर की यानी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, फर्ज किया इस सॉल्यूशन में यानी ए में बी की निस्बत सॉल्ट्स कम है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दी सेल के अंदर के एनवायरनमेंट की निस्बत बाहर का सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। तो इसमें भी इस वाले एनवायरनमेंट को हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी इसके कंपैरिजन में यानी द सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली less amount of salts या having relatively more water potential, water concentration या water amount नहीं ना water potential, ये आप पहले भी पढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर ये वाली बात। तो that is the जिसमें वाटर या सोल्यूट्स कम हो या वाटर का पोटेंशियल कंपैरिजन में वो ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और एक दूसरा जो है जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैन द सेल, यानी उसके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड का लफ्ज़ पूरा लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, सेल के साथ हम बात करते हैं। देखिए एक बात थोड़ा सा सुन है कि जब हम सेल को इसमें रखेंगे यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ हाइपोटोनिक, यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपरटोनिक और यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है कि सेम टू सेम कंसंट्रेशन है, जितनी सेल के अंदर है उतनी बाहर है, तो ये तो फिर कोई मतलब चेंज नहीं आएगा। हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है। नंबर वन इसमें क्या होगा कि वाटर एंटर्स, इसको हम एंड ऑस्मोसिस का लफ्ज लिखते हैं। आप उधर पूरा ये भी लिख सकते हैं वाटर एंटर्स इनटू द सेल, आप सिंपल एंड ऑस्मोसिस का लफ्ज भी लिखें तो ये भी सही हो जाएगा कि कांसेप्ट तो वही है कि क्यों वाटर एंटर्स इनटू सेल, बिकॉज़ द सेल के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर की निस्बत, एंड वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। ये बात आपने पढ़ी हुई है, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर सेल के अंदर वाटर जाए तो उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, ऐसी बात है। और एंडोस्मोसिस के जरिए वाटर एंटर होगा, सेल टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, या आप पूरा लिख देंगे। मैं वैसे जनरली टाइम बचाने के लिए लिखता होता हूँ टर्जिड, वैसे आप लिख देते सेल बिकम टर्जिड, ये सेल अकड़ जाएगा, सेल के अंदर का सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। ये सारी बातें आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, वैसे जनरली बात भी इसके हवाले से कर सकते हैं। तो द सेल कंसंट्रेशन यानी सेल की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डाइल्यूट, अंदर उसके अंदर पानी आ गया, और जो है सेल टर्जिड हो गया। अब ये सेल को हार्म भी कर सकता है और सेल के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। प्लांट सेल के लिए तो ये बेनिफिशियल, क्योंकि प्लांट सेल की होती है सेल वॉल, और सेल वॉल उसको फटने नहीं देती और प्लांट सेल से फट जाता है और ये प्लांट को सपोर्ट में हेल्प आउट मिलती है। हम आज के बारे में पहले बाद में बात भी करेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल, तो एनिमल सेल तो फट जाते हैं। तो अगर आप सिंपली इसका मतलब ये है कि तो किसी बंदे, ये मैंने पहले बातें बताई हुई है कि किसी बंदे को अगर उसके अगर हम ब्लड को सिंपल वाटर में रखेंगे सारे पीसेस फट जाएंगे, कोई प्रूफ सा बन जाएगा, लेकिन एज सच उसमें कोई सेल्स नहीं होंगे। इसलिए सेल्स को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में एनिमल सेल्स को रखना चाहिए, रखना पड़ता है, या अगर ना भी रखा जाए तो वो बहुत ऐसी मेंटेनेंस चेंजेस करते हैं जिसमें वो आइसोटोनिक कंडीशंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हमें पता लग गया। नेक्स्ट इज, अच्छा अब क्या हुआ कि अगर मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल यानी ये जो A है, ये जो A में भी ये बना दिया, इसमें सेल की निस्बत यानी ये एक सेल फर्ज किया मैंने इसमें रख दिया, इसकी निस्बत यानी B सॉल्यूशन की निस्बत इसमें सॉल्ट्स ज्यादा है। अब वाटर अंदर से बाहर हो जाएगा, इसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। और इस कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा, सेल आम तौर पे श्रिंक हो जाता है, उसका वाटर लॉस हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि एक्सोस्मोसिस, ठीक है, एक्सोस्मोसिस। और प्लाज्मोलाइसिस यानी कि सेल जो है वो उसमें से वाटर लॉस हो गया। तो ये है जी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर सेल को रखा जाए उसके साथ क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन चूंकि कंसंट्रेशन इन द A की कंसंट्रेशन B के ऑलमोस्ट इक्वल है या इक्वल रहती है, तो इस कंडीशन में ये जो सेल मैंने रखा है, जिस शक्ल में रखा है, उसको कोई फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पानी अंदर जाएगा ही नहीं, हाँ पानी जितना जाएगा वो सब बाहर भी आएगा, इसलिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सही है। तो ये एक तो ये टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट आज इसमें कुछ चीज़ें चली गई। एक तो ये टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें, और जो
कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, सेल्फ वाटर और सॉल्ट्स, यानी यहाँ पे आप सॉल्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं इस वाले स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ दी थी। तो इनको मेंटेन रखने के लिए सेल्फ कुछ भी करते हैं, वो इन सारे मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करके अंदर की चीज़ों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जब तक उनसे कोशिश होती है। तो ये हो गया जनाब हमारा ये वाला पार्ट। लेकिन आज हम एक्स्ट्रा बात करने जा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट पे। छोटा टॉपिक था मैंने कहा इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स कैसे होती है? प्लांट इन द प्लांट्स देयर आर different categories of plants due to according to the availability of the water। जितना पानी ज़्यादा होएगा या कम होएगा उसके हिसाब से प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज बनती है। तो उसमें 3 कैटेगरीज किताब में लिखे हैं, तो जिनको हम बात करेंगे। और अच्छा, इसमें पढ़ते क्या है याद रखिएगा, जब आपने अगर फर्क किया लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने पहले लिखना ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, फिर ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स की हेडिंग देके आपने बात करनी है कि ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स की 3 कैटेगरीज की हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोफाइट्स हैं। फिर आपने लिखना है कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। यानी हाइड्रो इन वाटर, फाइट में पौधे, पानी में रहने वाले पौधे, दीज आर द प्लांट्स व्हिच आर पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर। सही है, ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं या पानी के करीब रहते हैं ज़्यादातर। और इनका प्रॉब्लम क्या है कि डेफिनेटली फ्लडिंग ऑफ द बॉडी विद वाटर, यानी पानी बहुत आमतौर पे प्लांट सेल को पानी बहुत बढ़ने से ज़्यादा मसले ख्याल नहीं होते, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारा वाटर स्टोर करना होता है, बाकी वो ट्रांसपिरेशन के जरिए निकाल देते हैं। तो लेकिन हम बात करेंगे कि उन्होंने नंबर 1 होते क्या है हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 उनका मसला क्या है, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं पानी में रहने से, और नंबर 3 इसके उन्होंने उसको कोप करने के लिए उसको क्या अडॉप्टेशन अल्लाह ने उनके अंदर रखी हुई है, उन्होंने क्या रखी हुई है अल्लाह के हुक्म से। तो हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स व्हिच मैंने पहले बताया व्हिच आर कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन द वाटर, दे लिव इन द वाटर, एंड दीज आर द प्लांट्स जिनकी प्रॉब्लम क्या है, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लडिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल्स विद वाटर। और ये बड़ा बड़ा मसला है इनका, यही एक। तो इसको हल क्या करें, देखें याद रखें, अगर पानी की फ्लडिंग हो रही है तो या तो इनकमिंग को कम करो या आउटगोइंग को ज़्यादा करो, दोनों कंडीशन में यहाँ बैलेंस हो सकता है। इनकमिंग को कम नहीं किया जा सकता यहाँ पे, नहीं इस कंडीशन में पानी को तो रह रहे हैं, लेकिन आउटगोइंग को ज़्यादा किया जा सकता है। तो इनके लिए इन्होंने क्या अडॉप्टेशन की हुई है वो मैं बता देता हूँ। दैट इज नंबर 1, इनके बड़े पत्ते होते हैं, आमतौर पे हम कहते हैं लार्ज लीफ सरफेस एरिया, यानी पत्ते वाह बड़े सारे होते हैं और उनकी वजह से क्या होता है। एंड नंबर 2, आमतौर पे आपको पता है अगर ये पत्ता है ये उसकी अपर साइड है, उसकी लोअर साइड है, तो यहाँ पे स्टोमेटा आमतौर पे नहीं होते, कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा आमतौर पे होता है, लेकिन इन पत्तों के स्टोमेटा, इन पौधों के पत्तों के स्टोमेटा पत्ते की अपर साइड पे ज्यादा होते हैं। तो आप ये लिखेंगे दैट इज मोर स्टोमेटा ऑन अपर साइड। अच्छा, ये आवाज में इको इसलिए कि मेरे पास माइक नहीं है, ठीक है, तो आप दोबारा करें, ठीक है, ऑन अपर साइड ऑफ द लीफ। और अपर एपिडर्मिस लफ्ज अच्छा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि नंबर 3 आ गया। अच्छा, उसके बाद इनकी जड़ें इतनी बड़ी नहीं होती ताकि पानी ज़्यादा इनकी बॉडी में ना आए, ये यूजुअली जड़ें इनकी छोटी होती हैं आमतौर पर, सारों की नहीं, हमेशा एक्सेप्शन हर जगह पाई जाती है बायोलॉजी में, ठीक है। और तो उसके अलावा ठीक है, इनके ये 2 मेजर तरीन एडॉप्टेशन है, बड़े पत्ते, ज़्यादा पत्ते, स्टोमेटा ऊपर की साइड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो सके और वाटर लॉस हो, और इनके अंदर कोई और चीज़ रह गई है तो नहीं है, ठीक है ना जी। और उसके बाद सेकंड आर द मीजोफाइट्स, सीधी सी बात है, मीजो मीन दरमियाने दर्जे की, ठीक है। और ऐसे पौधे, फाइट का पौधा होता है, मीजोफाइट्स द प्लांट व्हिच लिव इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, एंड मॉडरेट सप्लाई से मुराद क्या होगा कि होगा भी पानी सही और एक्स्ट्रा भी नहीं होगा तो कम भी नहीं होगा, बात ये है, ठीक है। और मीजोफाइट्स के अंदर क्या है प्रॉब्लम, इनको पानी ज़्यादा मिल जाएगा तो इनके पत्ते मॉडरेट साइज के होते हैं, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो
ये अपने स्टोमेटा को ज़्यादा स्टोमेटा खोल देंगे अगर पानी ज़्यादा है तो उससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कम होंगे तो या पानी कम होगा तो ये अपने स्टोमेटा को बंद, सारों को नहीं लेकिन ज़्यादा स्टोमेटा को बंद कर लेंगे ताकि वाटर लॉस कम हो जाए। ठीक हो गया। और ये इनके अंदर है, यानी दरमियाने दर्जे के पत्ते, दरमियाने दर्जे के स्टोमेटा, यानी उनका नंबर, और लोअर सरफेस पे हैं, और जड़ें इनकी डीप होती हैं क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो ये ज़्यादा डीप से पानी को वो ला सकते हैं। और ये हमने बात कर ली, ठीक है। यानी आमतौर पे इनके अंदर क्या अडॉप्टेशन है वो मैंने आपको बता दी कि ये ओपन या स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू द नीड, जरूरत के मुताबिक ये उसको एडजस्ट करते हैं स्टोमेटा को। ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा, इतना वो कम टाइम बचाते हैं। तो द थर्ड कैटेगरी जिसको असल में ज़्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी। ज़ीरोफाइट्स ऐसे पौधे जो एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं, जिनको पानी की बहुत कमी होती है और इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। तो किस तरह से है कि ज़ीरोफाइट्स लिव इन द एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ द वाटर, देयर प्रॉब्लम इज वेरी मच डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर, वेरी मच डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर। तो वे करते क्या हैं, अब इन्होंने बड़ी इनके अंदर बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन पैदा की। वन इज दी छोटे पत्ते, वेरी स्मॉल, बहुत थोड़े पत्ते, बहुत मोटे पत्ते, कवर्ड बाय अ थिक, वेरी थिक लैथरी क्यूटिकल, एक क्यूटिकल एक मोम की लेयर, मोम वैक्सी लेयर होती है। वैक्सीज आपने पढ़े हुए फर्स्ट ईयर में, सेकंड चैप्टर में वैक्सीज क्या होते हैं, लिपिड्स की टाइप है, ठीक है। तो वो वैक्सी क्यूटिकल होती है, ऊपर से कवर करती है अच्छी तरह से, और फिर स्टोमेटा एक तो होते पत्ता छोटा सा है, फिर मोटा है, तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट डीप इन द डिप्रेशन। सीधे ऊपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होते, ये लोअर एपिडर्मिस में सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होते, अंदर जाके डीप डिप्रेशन के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल है वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो आप देखें क्यूटिकल मोटी है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी, कम होगी। स्टोमेटा डीप है, थोड़े हैं, डिप्रेशन में पत्ते भी थोड़े छोटे हैं तो स्टोमेटा होंगे थोड़े, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस हो जाएगी, यानी आउटगोइंग को मिनिमम किया हुआ है। इन्होंने तो क्या प्रॉब्लम है, पानी की शॉर्टेज, तो इन्होंने आउटगोइंग को मिनिमम करना है, इनकमिंग को ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, मैंने आउटगोइंग को मिनिमाइज करने के तरीके बता दिए, तो हम मैं लिख देता हूँ वेरी स्मॉल नंबर एंड स्मॉल नंबर ऑफ लीव्स, स्मॉल साइज ऑफ लीव, ठीक है, और स्मॉल साइज लीव्स। फिर हम ये भी कह देते हैं थिक वैक्सी क्यूटिकल अराउंड द लीव्स, ठीक है। स्टोमेटा इन डिप्रेशंस, बहुत थोड़े स्टोमेटा होते हैं वो भी डिप्रेशंस के अंदर होते हैं। फिर यूजुअली जब एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, दे शेड देयर लीव्स, यूजुअली कैक्टस वगैरह, तो वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, और जब पत्ते गिराने के फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए उनका स्टेम हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। आप ये भी आप लिख सकते हैं कि स्टेम हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म, अब मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है दैट इज दे हैव द डीप रूट्स। एक और लास्ट पॉइंट भी है दैट डीप रूट्स ज़्यादा इनकमिंग के लिए और फिर स्टोरेज भी, देयर स्टेम हैज द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और ये उस पानी को स्टोर करते हैं अपने अंदर। जब बारिश वगैरह आती है बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं, जो आपने कभी देखा होगा वो मैन वर्सेस वाइल्ड में, वो बंदा कैक्टस वगैरह को काट के, सहराई पौधों को काट के उनके अंदर पानी पी रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि they have the stored water as well, they have just very small number of leaves, उनको भी वो शेड कर